विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं हूं चंचल। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हम ऐसी फसलों की बात कर रहे हैं जो कैश क्रॉप है, यानी नकदी फसलें हैं, जिनकी धमक, जिनका महत्व चौके से चिकित्सा तक है। आप अंदाज़ा लगाइए। तब तक आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा, अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को मिलेगा अनुदान। प्रदेश में शुरू हुई रबी फसलों की बुआई। नागौरी मेथी, कैर और सहजन की होगी प्रोसेसिंग और गेहूं की नई किस्म हुई विकसित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित 7 जिलों के किसानों को राजस्थान सरकार कृषि आदानों पर अनुदान उपलब्ध करवाएगी। पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से प्रदेश के 7 जिलों में खरीफ फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अतिवृष्टि से करीब 3,704 गांवों में फसल खराबा दर्ज हुआ है। राजस्थान सरकार के मुताबिक धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा और 12 जिले में फसलें खराब हुई हैं। सरकार ने प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी भी करवाई है। राजस्व विभाग ने फसल खराबे की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को कृषि आदान अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रभावित सभी गांवों को अभावग्रस्त भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि किसानों को आदान अनुदान का वितरण SDRF फंड से होगा। उन्होंने बताया कि 12 जिले में 1,236, बूंदी जिले में 469, धौलपुर जिले में 72 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसी तरह झालावाड़ के 1,177, कोटा के 485, सवाई माधोपुर के 41 और टोंक के 224 गांवों को भी अभावग्रस्त माना गया है। इन सभी गांवों में खरीफ फसलों में 33% से ज्यादा खराबा दर्ज हुआ है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई समय के साथ रफ्तार पकड़ रही है। अभी तक रबी फसलों की बुआई लक्ष्य से 10% हो चुकी है। तापमान में कमी दर्ज होने के साथ ही रबी फसलों की बुआई जोर पकड़ रही है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई लक्ष्य से 10% हो चुकी है। कृषि विभाग ने 1,80,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल बुआई का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य की तुलना में 10,55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिले में सरसों बुआई में अग्रणी बने हुए हैं। प्रदेश में सरसों की बुआई 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। इसी तरह चने की बुआई 1,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि मौसम रबी फसल बुआई के लिए अनुकूल बना हुआ है। दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। कृषि विभाग के मुताबिक दीपावली के बाद गेहूं और जौ की बुआई जोर पकड़ेगी। अब तक गेहूं की बुआई 31,000 हेक्टेयर में हुई है। वहीं जौ की बुआई 1,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में भी किसानों ने फसल बुआई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर आदि जिलों में किसान रबी में जीरा, ईसबगोल, मेथी आदि मसाला फसल का उत्पादन करते हैं। नागौरी मेथी, कैर और सहजन की प्रोसेसिंग के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को एक नई परियोजना मंजूर की गई है। यह परियोजना 3 साल तक चलेगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एक नई परियोजना पर काम शुरू करेगा।
इस परियोजना का उद्देश्य कैर, नागौरी मेथी और सहजन की फसल पर शोध और प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करना है। विश्वविद्यालय को यह परियोजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मंजूर की है। 3 वर्षीय इस प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में कैर, नागौरी मेथी और सहजन को बहुउपयोगी बनाया जाएगा। इन फसलों की तुड़ाई के लिए कृषि यंत्रों का विकास किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए इन सभी फसलों का वैल्यू एडिशन भी विश्वविद्यालय करेगा। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि यह सभी फसलें औषधीय गुण रखती हैं। इन फसलों का पोषक मान दूसरी फसलों से ज़्यादा है। इन फसलों को पानी की भी कम ज़रूरत होती है। गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने अधिसूचित नई किस्म को पूसा प्रभात नाम दिया है। गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म तैयार की है। इस किस्म का बीज किसानों को पूसा प्रभात के नाम से उपलब्ध होगा। इस किस्म का वैज्ञानिक नाम HI 8823 है। केंद्र के वैज्ञानिक AK सिंह ने बताया कि यह किस्म 2 से 3 सिंचाई में तैयार हो जाती है। यह किस्म जल्दी बुआई के लिए उपयुक्त है। इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, विटामिन A और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। यह किस्म 105 से 138 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 40 से 42 क्विंटल उत्पादन मिलता है। इसका दाना बड़ा और भूरा पीला होता है। यह किस्म मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग और उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के लिए जारी की गई है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं बीजीय मसाला फसलों की खेत की तैयारी और इनसे क्या लाभ हमारे किसानों को मिल सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर SN सक्सेना, निदेशक तबीजी अजमेर। सक्सेना साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है बीजीय मसाला फसलें, इनकी खेत की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले सक्सेना साहब यही जानना चाहेंगे कि कौन सी बीजीय मसाले फसलें होती हैं जिनको किसान उगा सकते हैं। जी देखिए, बीजीय मसाला फसलें वो फसलें हैं जिनके बीज को हम मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक रूप से ये 1 वर्षीय फसलें होती हैं और रबी के मौसम में उगाई जाती हैं। मुख्यतः इनमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी आदि फसलें हैं जो राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्र में खासतौर से इसमें उगाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि वो मसाला फसलें जो हमारे राजस्थान के परिवेश में हम उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अच्छे मसाला उत्पादन के लिए, अच्छी बीजीय मसाला फसलों के उत्पादन के लिए, उनकी बढ़वार के लिए मौसम, मिट्टी कैसी रहनी चाहिए, क्या तापमान रहना चाहिए, उसके बारे में बताइए। ज़्यादातर बीजीय मसाला फसलें जो हैं वो ठंड के मौसम में उगाई जाती हैं और इन फसलों को ठंडा और शुष्क वातावरण चाहिए होता है, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु बड़ी अनुकूल रहती है। अच्छा ठंडक होती है लेकिन मौसम शुष्क रहता है। ख़ास तौर से अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे की फसल में मौसम ठंडा हो, जब ये पकाव लेता है उस समय में किसी भी तरह के आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, मतलब मौसम में बादल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है जी। तो उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राजस्थान का जो जलवायु है वो सभी बीजीय मसाला फसलों को अनुकूल रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जीरे की बात की है और कहा जाता है, हमारे राजस्थानी गीत में भी आता है कि जीरो जीवरो बैरी। ऐसे में जीरे की उन्नत किस्में, उसकी जो जलवायु है, उसकी खेती की तैयारी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, वो बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लोकगीत है, जीरो जीवरो बैरी रे मत बाओ हमारा परण्या जीरो, क्योंकि जीरे की फसल में बड़ा जोखिम रहता है। पूरी फसल अच्छी तरह से होने के बाद भी
जब ये पकाव की स्थिति में आती है उस समय एक बीमारी होती है जिसको हम राजस्थानी भाषा में कालिया बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर कहें तो ब्लाइट नाम से बोलते हैं। और वो इतनी ख़तरनाक होती है कि पूरा का पूरा खेत जो है वो इसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे संस्थान ने और भी क्षेत्रों में जो वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित करी हैं कि अब जीरे की खेती में उतना जोखिम नहीं है जितना पहले हुआ करता था। कई जीरे की उन्नत किस्में हैं, जिसमें गुजरात जीरा 1, गुजरात जीरा 2, गुजरात जीरा 3 और गुजरात जीरा 4। तो इस समय गुजरात जीरा 4 जो किस्म है वो लगभग बहुत क्षेत्र में उगाई जा रही है, और ये किस्म जो उकटा रोग होता है उसके प्रतिरोधी है। तो इस किस्म में उकटा रोग बहुत कम आता है, और अगर आता भी है तो ये किस्म उसको बर्दाश्त कर लेती। तो इस प्रकार अच्छी किस्म और जो और उत्पादन तकनीकें हैं उनको हम प्रयोग करके और जीरे की अच्छी फसल ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, उत्पादन तकनीक की आपने बात की है जीरे में, तो कौन सी नई और उत्तम तकनीकें हैं उसके बारे में बताइए। जी, जीरे की फसल में ज़्यादातर किसान भाई जो है वो छिड़काव विधि से इसकी बुआई करते हैं, लेकिन हमने एक जो अनुसंधान किया और उसमें पाया कि अगर लाइनों में इसकी बुआई की जाती है तो वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती है। और बुआई करने से पूर्व अगर जीरे के बीज को बीजोपचार अगर किया जाए, जिसमें थायरम है या कार्बेंडेजिम है 2 या 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, तो उसमें उकटा रोग लगने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और जो नवीन तकनीकें हैं उसमें हम ड्रिप इरिगेशन, जिसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, उसका हम किसानों को कहते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई विधि से अगर जीरे में बुआई की सिंचाई की जाए तो वो जो झुलसा और छाछिया रोग है और कालिया रोग है उससे भी उसकी बचाव करता है जी। इसके अतिरिक्त जीरे की अगर बीज दर की हम बात करते हैं तो 10 किलो से लेके 14-15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त रहता है। इससे ज़्यादा बीज डालने से हमें न केवल बीज की खरीद में नुकसान होता है बल्कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें हमें जो प्रस्तावित मात्रा है उतना ही रखना चाहिए, और अगर हम लाइनों में इसकी बुआई करते हैं तो ये मात्रा और भी कम हो सकती है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जीरा जो है वो बहुत कम खाद और उर्वरक की मांग करता है। हम तुलनात्मक रूप से अगर ज़मीन हमारी थोड़ी हल्की भी है, जिसमें उर्वरता थोड़ी कम भी है, उसमें भी जीरे की अच्छी फसल ले सकते हैं, बशर्ते हम जो प्रस्तावित मात्रा है लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम पोटाश और लगभग इतना ही फास्फोरस इसको चाहिए होता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम बुआई के समय देते हैं और बाकी मात्रा हम छिड़काव विधि से भी दे सकते हैं। तो बहुत कम उर्वरक की मात्रा इसको चाहिए होती है, और साथ ही साथ बहुत कम पानी की भी आवश्यकता होती है। लगभग 2 से 3 सिंचाई में पकाव पर आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि जीरे की फसल के लिए नई तकनीकों को किस तरीके से अपनाएं और किस तरीके से उन्नत खेती जीरे की कर सकते हैं। जीरे की फसल जो निर्यात करने पर भी किसान को बहुत लाभ देती है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई सुनाई दी कि जीरे की गुणवत्ता मानकों की वजह से निर्यात में कुछ समस्या आई। वो क्या समस्या थी और क्यों आती है ऐसी समस्याएं? बीजीय मसाला फसलों में जीरा एक ऐसी फसल है जो बहुतायत रूप से निर्यात की जा रही है। जितनी भी हम कुल बीजीय मसाला फसलों का उत्पादन करते हैं उसमें से लगभग 70-80% जो निर्यात होता है वो जीरे की फसल से ही होता है। लेकिन ये भी आपने सही कहा कि कुछ हानिकारक रसायनों की वजह से इसकी निर्यात में कुछ बाधा आई है, और ये एक गंभीर विषय है। न केवल निर्यात बल्कि जो घरेलू खपत में हम जीरा काम में लेते हैं उसमें भी हानिकारक रसायन नहीं होने चाहिए। हम लोग किसानों को बहुत जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि एक जोखिम वाली फसल है, तो हमारा किसान जो है इस उम्मीद में कि उसकी फसल ख़राब ना हो जाए वो थोड़ा आवश्यकता से अधिक भी उसमें रसायनों का प्रयोग कर लेता है। तो हम इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम उसका विकल्प उसको मुहैया करवाते हैं कि भाई अगर आप ये रसायन छिड़कें इसकी जगह बायो एजेंट, जिसको हम जैव कारक बोलते हैं, उसका प्रयोग करें, ताकि हानिकारक रसायनों का प्रभाव उसमें ना रहे, उसके अवशेष उसमें ना रहे। तो ना तो निर्यात में बाधा आएगी और ना वो किसी भी तरह से मानव को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होगा। तो इसके लिए हमारा संस्थान प्रयासरत है और हमने तकनीक भी विकसित करी हैं
उस तकनीक को हम किसानों में ले जा रहे हैं और हम इस उम्मीद में हैं कि आने वाले समय में हम हानिकारक रसायनों का उपयोग पूरी तरह से इसमें बंद कर देंगे, ताकि हमारा किसान का जो उत्पाद है वो पूरे विश्व में बेरोक टोक निर्यात हो सके। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जीरे की, और कौन कौन सी बीजीय मसाला फसलें हैं जिनकी खेती करने से किसान को लाभ हो सकता है? उनकी कौन सी उन्नत किस्में हैं और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धनिया, कलौंजी और अजवाइन, ये 3 फसलें और ऐसी हैं, ख़ासतौर से मैं बात करना चाहूँगा कलौंजी और अजवाइन की, जो अभी कोविड का जो महामारी का जो समय रहा उसमें आप देखेंगे कलौंजी की बहुत मांग बढ़ी है, अजवाइन की बहुत मांग बढ़ी है और हमारा संस्थान इन फसलों पर भी कार्य कर रहा है और बड़ी अच्छी प्रजातियां हमने इसमें विकसित करी हैं। अगर हम बात करते हैं अजवाइन की तो अजमेर अजवाइन 73, अजमेर अजवाइन 93 ऐसी प्रजाति हमने विकसित करी हैं जो कम समय में पक जाती हैं और लगभग उतनी ही पैदावार देती हैं जितनी कि लंबे समय वाली वैरायटी देती हैं। इसी तरह से कलौंजी की हमारे पास में अजमेर कलौंजी 1 और अजमेर कलौंजी 20 2 प्रजातियां हैं जो लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें धनिया की, तो धनिया ऐसी फसल है जो सदाबहार है, इसकी पत्तियां भी काम में आती हैं और इसका बीज भी काम में आता है। तो धनिया की हमारे संस्थान ने अजमेर धनिया 1, अजमेर धनिया 2, अजमेर धनिया 3 इस प्रकार कई प्रजातियां विकसित करी हैं। और भी संस्थान हैं जैसे राजस्थान धनिया 41, राजस्थान धनिया 436, ये प्रजातियां ऐसी हैं जो अच्छी उपज देती हैं और इनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती है। हमारी जो प्रजाति है अजमेर धनिया 1 वो तना सूजन बीमारी के लिए प्रतिरोधी है। अगर किसान इसको उगाता है तो उसमें वो बीमारी से वो जो उसमें खर्च होने वाला रसायन है उसकी बचत कर सकता है। और जीरा के बाद अगर कोई दूसरी फसल है जो अच्छा निर्यात मूल्य दे रही है तो वो धनिया की फसल है और कलौंजी में और अजवाइन में बड़ी अच्छी संभावना है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि हमारे किसान बीजीय मसालों की खेती करना चाहते हैं तो वो क्यों करें, क्यों उन्हें इसकी तरफ आना चाहिए? सबसे पहली तो बीजीय मसाला फसलें हमारी जलवायु के लिए बहुत अनुकूल हैं। दूसरी बात, ये ऐसी फसलें हैं जिनमें कम लागत में भी अच्छा उत्पादन मिल सकता है, लागत कम हो। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी बीजीय मसाला फसलें हैं उनको बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ज़्यादा अच्छी मृदा की ज़रूरत नहीं है। ये कम उपजाऊ भूमि में भी बड़ी अच्छी पैदावार देते हैं। इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी की आवश्यकता है, वो भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। और अगर हम बूंद बूंद सिंचाई पर जाते हैं तो हम बहुत ही कम पानी में भी इन फसलों का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी उर्वरक और खाद की आवश्यकता भी बहुत कम है। इसलिए जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, जिनके पास जो है लागत लगाने के लिए कम पैसा है, उनके लिए ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम कहना चाहिए कि कम कीमत में अधिक मुनाफा देने वाली। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ऐसे किसानों को जिनके पास जोत का आकार कम है उनको ज़रूर बीजीय मसाला फसलें उगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा सभी बीजीय मसाला उगाने वाले किसान भाइयों से ये निवेदन है कि वे परंपरागत कृषि के साथ में जो आधुनिक कृषि है, जो वैज्ञानिक तकनीक है, उसका प्रयोग करें। जो नई तकनीकें हैं उनके साथ में रहें तो उनको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार भी मिलेगी और जो पैदावार होगी उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी, जिसका अच्छा मूल्य मिल पाएगा। डॉक्टर एस.एन. सक्सेना, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बीजीय मसाला फसलों की खेती, उनकी तैयारी के विषय में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये थे एस.एन. सक्सेना, जिनसे हमने बात की बीजीय मसाला फसलों की खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए और नए किसानों को मसाला फसलों से, बीजीय मसाला फसलों से क्यों जुड़ना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और खेती के नवाचारों को अपनाएंगे, नई खेती, नई फसलों की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, झालाना डूंगरी, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर।
और चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इस संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।